हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पर। हमारी ये जो कड़ी चल रही है उस कड़ी में हम अगला जो पार्ट है अपना पॉलिटी का वो लेकर आए हैं। हम लोग आज आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शेयर करने वाले हैं। जो संविधान में अगर आप देखें किसी भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से, चाहे वो यूपीपीएससी वाला एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एज वेल एज चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया रहता है, यूपीपीएससी का फेवरेट एरिया रहता है। आपको पता है अलग अलग स्टेट्स की, अगर मान लो यूपीएससी किसी चीज़ को कॉपी करती है तो बाकी के जो पीसीएस हैं, बाकी की जो स्टेट हैं या बाकी के जो वनडे एग्ज़ाम हैं, मोस्ट प्रोबेबली रहता है कि वो सारे क्वेश्चंस वहाँ भी पूछ लिए जाते हैं। ये तो एक प्रोस्पेक्ट है दोस्तों कि आपको इम्पोर्टेंट क्या है, कि ये हॉट टॉपिक है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। एक तो ये प्रोस्पेक्ट है। एक प्रोस्पेक्ट ये है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो इतना बहुत मतलब एकदम सुसंगठित और एक पवित्र डॉक्यूमेंट है, उसमें हम लोगों को भी अवेयर होना ज़रूरी है। उसमें जो दी गई जो आर्टिकल्स हैं, उसमें दी गई जो लैंग्वेज है, उसमें दिए गए जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन सब से हमें अवेयर होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम किसी भी बुक की अगर रीडिंग करेंगे या उसको पढ़ेंगे केवल एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से, तो हमें बहुत दिन तक याद नहीं रह सकता दोस्तों, बहुत दिन तक याद नहीं रहेगा। केवल एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं तो पूरे संविधान में मिला के लगभग 80-82 आर्टिकल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आपको मैं एक बार में बोल के चला जाता हूं, 10 से 15 मिनट में बोल देंगे। या पूरे केस की बात करें, अगर मैं केस स्टडी की बात करूँ, केस जो पूरे संविधान में लगभग 25 से 20 केस ऐसे होंगे जो बार बार अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं 10 से 20 मिनट में वो सारे केस एक बार में आपको बता के चला जाऊंगा। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमारे संविधान में जो मूलभूत चीज़ें हैं उनसे अवेयर होना ज़रूरी है। उसी की कड़ी के लिए हमारा पूरा संघर्ष आईएएस टीम आपको आपके, चाहे वो हिस्ट्री की क्लास हो, चाहे वो ज्योग्राफी की क्लास हो, चाहे वो पॉलिटी की क्लास हो, आपको आपके अतीत से, हिस्ट्री से मतलब आपके अतीत से अवेयर कराने के साथ साथ आपके एग्ज़ाम में कितने यूज़फुल चीज़ें हैं वो, उनको आपको इसलिए नहीं पढ़ना है। जो चीज़ मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा वो केवल इस प्रोस्पेक्ट से आपको नहीं स्टडी करना है कि ये हमारे एग्ज़ाम में आ जाएगा और हम निकाल के ले जाएंगे दोस्तों। उसको जब तक आप ऐसे करके स्टडी करेंगे ना, चाहे आप किसी बुक को केवल एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से ही स्टडी करेंगे, तो वो आपको तत्काल तो समझ में आ जाएगी। जब आप पढ़ रहे हैं तब तो वो आपको एकदम से मेमोराइज हो जाएगी, याद भी हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे, इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो उसके लिए हम जो तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि एक एक चीज़ को थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में, उसके फैक्ट्स को एक कलेक्ट करके आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपके मन में एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। जैसे मान लो अब तक मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 में क्या होगा। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने आर्टिकल, आज जो मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो मैं 35 तक आपके साथ आर्टिकल शेयर कर चुका हूँ, आज 36 और से 51 तक रहने वाला है। तो जैसे ही मैं 36 बताऊँ तो आपके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा, आपके अंदर जब भी आप पढ़ रहे हो आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि 37 में क्या होगा। आप जैसे ही 37 पढ़े तो आपको अंदर होना चाहिए 38 में क्या होगा, ऐसा क्या 38 में होगा। जब आपके अंदर ये जिज्ञासा आ जाएगी, समझ लेना आप अपने जिस भी, मैं केवल पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लीजिए। जब आप हिस्ट्री में प्राचीन हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें जब आपने देखा कि पहले ऐसे हुआ था तो अब कैसे, उसके बाद कैसे लोग थे, उसके बाद कैसे लोग जिए, वो सारी चीज़ें अगर आप आपके मन में अगर जिज्ञासा पैदा करेंगी तो आपको देखना इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, और किताबें आपको बहुत अच्छा लगेंगी। और किताबें जब अच्छी लगेंगी तो आपको मेमोराइज ज़्यादा रहेगा। तो मेमोराइज ज़्यादा रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम को, आप जिस दिन आपको ऐसे लगने लगे कि कल क्या होगा, आज अगर आपकी पॉलिटी की क्लास हो रही है तो कल की क्लास में क्या होगा, अगर आपकी ऐसी आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर लिया तो समझ लेना आपने जिस भी जो भी लक्ष्य आपने अपने मन में बनाया है, जिस भी लक्ष्य पे आप जाना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट पे आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप उससे या आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट पीसीएस में जाना चाहते हैं, वनडे एग्जाम में जाना चाहते हैं, समझ लेना उस दिन आपने अपना जो संकल्प है उसके लिए काम करना स्टार्ट कर लिया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो जो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। आपके कमेंट्स हमको अच्छे लगते हैं, आप अपने कमेंट्स हमको देते हैं तो हम अपनी क्वालिटी और हम आपको जो ऑथेंटिक यहाँ पे डेटा देते हैं उस डेटा में और इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो आप देखिए, जब वीडियो देखते हैं तो ऑब्वियसली बात है, एक ऊपर थंबनेल लगा रहता है, आप लाइक कर सकते हैं, उसके साइड में एक डिसलाइक का है, आप डिसलाइक कर सकते हैं, उसके ही साइड में एक रहता है शेयर वाला, तो आप दोस्तों शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब तो आपने ऑलमोस्ट कर ही लिया होगा, बाकी जितने ज़्यादा दोस्तों से आप चाह सकते हैं उससे शेयर कराइए और सब्सक्राइब कराइए। तो हम लोग जो हम बात कर रहे हैं, आज की जो कड़ी है वो इम्पोर्टेंट कड़ी है दोस्तों।
उसको कहा जाता है भाग 4, संविधान का भाग 4। जैसे ही संविधान का भाग 4 आता है तो पूछा जाता है कि संविधान के भाग 4 में है क्या। मैंने जब भाग की, अगर आपको लेक्चर पढ़ाया था, जब लेक्चर हमने उस पर डिस्कस किया था कि भाग 4 में क्या है, तो मैंने आपको बता दिया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या इंग्लिश में बोलूँ तो DPSP हैं, या और वैसे हम उसको डिटेल में करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको DPSP शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। और हर एक UPSC एस्पिरेंट्स उसको DPSP देखता है। लेकिन आप लोग न्यू लर्नर हो सकते हैं, आप लोग नए नए सीखने वाले हो सकते हैं, आपको लगेगा DPSP क्या होता है दोस्त। तो उनका मतलब होता है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो पहले ही स्टार्ट करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में विद्यमान है। इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक, किसी भी पिछले 10 साल का, 5 साल का किसी भी स्टेट PCS का आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 1 से 3 क्वेश्चंस के बीच मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो को अगर आप ढंग से देखते हैं, वो चाहे थोड़ी बड़ी हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, हो सकता है इसको 2 पार्ट में भी बनाना हमको पड़े। तो आप अगर ये पूरी वीडियो देख लेते हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, आपके क्वेश्चंस कभी UPSC में, स्पेशली UPSC में ही कभी गलत नहीं होगा। जब UPSC में गलत नहीं होगा, जिस प्रोस्पेक्ट से हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो छोटे एग्जाम में ऑब्वियसली आप बहुत आसानी से निकाल के ले जाओगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, भाग 4 में दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP। तो ये भाग 4 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। मैंने वहाँ भी आपको बताया था, जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी, जब मैंने बताया था कि संविधान में कैसे का संविधान बना है, कहाँ से कौन सा नियम हम लेकर आए हैं, कौन सा सिद्धांत हम लेकर आए हैं, वहाँ भी मैंने आपसे अवेयर कराया था। आज मैं बात फिर से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे संविधान में कई बार वनडे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भारत के संविधान में, वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों। तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों, आयरिश या आयरलैंड से लिए गए। कई बार देवनागरी लिपि में इसको आयरिश लिख के दे देता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और कई बार अगर और भी डीपली जानने की कोशिश करेगा तो वो ये पूछ लेगा कि आयरलैंड इनको कहाँ से लाया था। तो दोस्तों आयरलैंड इनको लाया था स्पेन से। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो NTPC का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम वनडे पूछा हुआ था। इसके बाद भी अगर वो पूछा जाए कि कहाँ से लाया गया था, तो दोस्तों वो उसी ने बनाए थे, स्पेन ने उसको बनाया था और वहाँ से हम लोग लेके आए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब संविधान सभा बन रही थी, लास्टली एग्जीक्यूट होने के लिए तैयारी में थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ दोस्तों, जो भारत के संविधान को बनाने के लिए, जो आपको पता है मैंने बताया है कि भारत के संविधान को जब बन रहा था, उसके जो जो कानूनी सलाहकार थे वो BN राव थे, और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो फाइनली इन्हीं दोनों लोगों को डिस्कस करना होता था, फाइनली इन्हीं दोनों लोगों को संविधान का जो प्रारूप देना था, संविधान में कौन सी चीज़ किस जगह पे एडजस्ट करनी है, रखनी है, कहाँ पे वो ठीक होगी, वहाँ इनको डिस्कस करके फाइनल करना होता था। तो जब बात आती है फंडामेंटल राइट की या मौलिक अधिकार की, तो भाग 3 में रख दिया, आपको बता दिया कि फंडामेंटल राइट जो है हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो न्यायालय में जाके हम लोग उनके लिए बात कर सकते हैं, वो परिवर्तनीय है, न्यायालय में जाके उनकी बात करी गई। ऐसे ही जो BN राव थे, उन्होंने एक कैटेगरी और बनाई थी दोस्तों। जब आप इनको पढ़ेंगे, जब मैं आपके साथ इनको डिस्कस करूँगा, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको कन्फ्यूजन होगा यार, जो मौलिक अधिकार हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, दोनों में लगभग सेम ही बात कही गई है, इसमें अंतर क्या है। तो दोस्तों अंतर की जो एक यही डिस्कसन उस टाइम पे हुआ था कि ऐसा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, जो BN राव थे, उन्होंने इसको 2 कैटेगरी में बांटा, और 2 कैटेगरी में बांटने के बाद बात कही कि भाई देखो ऐसा है। जब डिस्कस हुआ, बाकी कमेटी के सदस्यों ने भी डिस्कस किया, तो उस टाइम पे एक तो परिवर्तनीय, यानी कि एक तो फंडामेंटल राइट को भाग 3 में दे दिया गया और कह दिया गया कि ये आदमी यानी व्यक्तिगत तरीके से हर एक बंदे को मिलने चाहिए। वो जैसे ही जन्म लेता है भारत में, किसी भी कोने में अगर भारत की नागरिकता रखता है या भारत में जन्म लेता है, तो उसको जो मौलिक अधिकार है वो जन्म से ही पैदा हो जाते हैं, जन्म से ही उसको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखिए, ये जो संविधान बन रहा है, ये 46, 47, 48, 49 में बन रहा है। उस टाइम पे हम पूरी तरह से आज़ाद भी नहीं हुए। आज़ादी की तरफ, हमारा संविधान बनाने की तरफ हमारे पास कितने सारे कार्य थे, हम कितने आर्थिक रूप से सक्षम थे, कितने ऐसे हमारे पास संसाधन थे ही नहीं, जिससे जो आप देखेंगे, मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, जो आप देखेंगे हम 36 से 51 तक पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं। मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ। इसमें क्या कहा गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें कहा गया है कि कोई बंदा अगर हमारे भारत में बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी सहायता के लिए उसको पेंशन व्यवस्था दी जाएगी, उसको शिक्षा की व्यवस्था दी जाएगी, उसको आर्थिक न्याय दिया जाएगा, उसको समान वेतन दिया जाएगा, उसको नाना प्रकार के अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। लेकिन
बात आती है जब उस टाइम पे जो बुद्धिजीवी थे, देखिए उनके पास कितना दिमाग था दोस्तों। उस टाइम पे वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो परिवर्तनीय नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना आर्थिक रूप से हम लोग अभी संपन्न नहीं है, हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं है, हमारे पास ये सारी सुविधाएं अगर हम अनिवार्य रूप से दे नहीं पाएंगे तो जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के सदस्य हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके फंसा लेंगे। और हमारी जो राज्य सरकारें हैं जो अभी नई नई बन रही हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि वो सबको सब अधिकार दे सके। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 2 पार्ट्स में मैंने बताया, तो BN राव की सलाह के अनुसार इसको भाग 4 में रख दिया गया और इनको नाम दे दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि राज्य की इच्छा अनुसार, राज्य की इच्छा अनुसार ये जो तत्व हैं, ये जो दिए गए अधिकार हैं, वो राज्य के अधिकार हैं। अगर वो आर्थिक रूप से कैपेबल हो जाएगा तो वो आपको दे सकता है, अगर वो आर्थिक रूप से कैपेबल नहीं होगा तो वो नहीं दे सकता है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ये बेसिक डिफरेंस अगर आप ये समझ जाएंगे कि मौलिक अधिकार और फंडा जो हमारे DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि राज्य का मतलब, जैसे मैं राज्य बोलता हूं ना दोस्तों, तो आप तुरंत आर्टिकल 12 पे चले जाइए, अनुच्छेद 12 पे चले जाइए। वहां पे मैंने क्या बोला था, जो राज्य है, राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन स्टेट से नहीं है। राज्य का मतलब एक्चुअल में है कि ऐसी कोई भी बॉडी, ऐसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी या ऐसी कोई भी बॉडी जो अपने नियम बनाने के लिए, उसका एक छोटा सा राज्य क्षेत्र, मतलब उसका एक क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल होगा, उसमें कानून बनाने के लिए वो कैपेबल होएगी। वो कानून बना के, जैसे LIC मान लो या फिर बिजली बोर्ड की कोई भी कंपनी मान लो, जो भी हमें सुविधाएं देने वाली ऐसी, चाहे कोई कंपनी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, NGO, ONGC हो सकता है, NTPC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनको राज्य की परिभाषा में बताया गया था। तो राज्य के पास पैसे होंगे तभी तो वो अपने जो अंदर काम करने वाले नागरिक हैं उनको समान चीजें दे सकता है। तो दोस्तों ये इस बात पर डिबेट हुई और इसको भाग 4 में फाइनली डाल दिया गया। जैसे ही इसको भाग 4 में डाला दोस्तों, तो KT शाह, क्वेश्चन पूछा जाता है UP PCS में, एक KT शाह नाम के बुद्धिजीवी आदमी थे, वो भी संविधान से बहुत कानून के ज्ञाता थे। उन लोगों ने इसको, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये क्वेश्चन का ये आपने देखा होगा UP PCS के आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड हो गया है कि वो स्टेटमेंट दे देता है और 4 नीचे ऑप्शन दे देता है कि किसका स्टेटमेंट है। तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो इतना मोटा संविधान है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट और जो एक तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग करने, तो आपको परीक्षा के हिसाब से भी वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उन जो फैक्ट हैं, उन फैक्ट के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों KT शाह, उन्होंने इसको कहा कि ये चेक है। और ये कैसा चेक है दोस्तों? ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पे है। चेक तो आपके पास चेक होता है, आप किसी को देते हैं तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो चेक कब का है। हो सकता है आपको 10 तारीख को पैसे देने तो आप 10 तारीख का चेक काटेंगे, आपको 11 तारीख को पैसे देने तो आप 11 तारीख का चेक काटेंगे। लेकिन ये एक ऐसा चेक था जो बैंक के ऊपर डिपेंड करता था। बैंक, आपको पता है, स्टेट की बात कर रहे हैं हम, अगर छोटी सी अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो बात कर रहे हैं स्टेट है बैंक। बैंक का एक नियम है, उसके रूल्स हैं, उसके कर्मचारी को कैसे वेतन देना है, कैसे सिस्टम रखना है, क्या कानून होगा, पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, नाना प्रकार के कानून उसके हो सकते हैं। तो KT शाह ने क्या कहा था कि बैंक की इच्छा अनुसार भुनने वाला बैंक चेक है जो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर हैं, आपको जानते होंगे, संविधान के जन्मदाता कहा जाता है, इनको अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या काम कहा। इन्होंने DPSP को कहा कि ये लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए एक सिस्टम है, कि लोक कल्याणकारी जो सिस्टम होगा या लोक कल्याण के लिए जो अधिकार हैं जो राज्यों को दिए गए हैं, राज्यों की इच्छा के अनुसार दिए गए हैं, वो जो अधिकार हैं वो आपके DPSP में रखे गए हैं। और वो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है, आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है? समाज का मतलब ऐसा, समाज का मतलब होता है, आपको पता है, लोकतंत्र, कि हर सामाजिक रूप से लोकतंत्र सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई ऊंचा हो, कोई नीचा हो, कोई इधर हो, कोई वो हो, मतलब कोई छोटी जाति का है तो उसको नई सिस्टम दिया जाए। समाज के हर दबके को उठा के साथ में रख के लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र भी चाहिए और उसको आर्थिक लोकतंत्र भी चाहिए। इसकी डिस्कस हमने पहले कर लिया है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे पूछ लिया जाता है, आते रहते हैं क्वेश्चंस। तो देखो कई बार क्वेश्चन पूछा क्या गया है, भारत के संविधान में जो DPSP दिया गया है उसमें कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात करी गई है। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा और UPSC यहीं से ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और UPSC कुछ अलग से नहीं पूछता। UPSC एक्चुअल में क्या पूछता है, UPSC पूछता है, देखता है कि आपको ऑफिसर बनाने की बात चल रही है दोस्तों, आपको DM बनाना है उसको, और आपके पास बहुत सारे कागज आ जाएंगे, आपके पास बहुत सारे रूल्स आ जाएंगे, आपके पास बहुत सारे ऐसे डिसीजन, आपके डिसीजन के अनुसार जो किसी बंदे को पनिश भी किया जा सकता है, किसी को अवार्ड भी किया जा सकता है।
तो वो देखता है कि क्या वास्तव में जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट हर एक शब्द की क्रिस्टलीकृत को पढ़ता है कि क्या कह रहा है, सब एक्चुअल उसकी शब्द का ओरिजिन क्या है। तो जैसे संविधान पूछेगा, उसने पूछ लिया, एग्जामिनर ने पूछा, एग्जाम में आ गया कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के लोकतंत्र, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 और हम लोग एक पे लगा के भागाएंगे कि लोकतंत्र है, गणतांत्रिक लोकतंत्र की बात करेंगे, ये लोकतंत्र है। लेकिन डीपीएसपी में स्पेशली जो भीमराव अंबेडकर है उनके हिसाब से 2 प्रकार के लोकतंत्रों की बात करी गई थी। आज के बाद ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात करेगी दोस्तों? 2 प्रकार की। तो ऐसे ही बात करते हैं। पहले मैंने बताया आपको भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरे पार्ट में मैंने दूसरी बात में क्या बोला, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इनके लिए बाध्य योग्य नहीं है, न्यायालय में जाके इनके लिए कोई भी आम नागरिक या कोई भी नागरिक इनके लिए कह नहीं सकता कि हमको ये दो, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा दिया गया है। ये इच्छा के अनुसार है, स्टेट की इच्छा के अनुसार। मैंने ये भी बताया आपको कि वो स्टेट की इच्छा के अनुसार क्यों थे दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी स्थितियां नहीं थी, ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि राज्य या जो कानून बनाने वाले सिस्टम थे छोटे छोटे राज्यों में जैसे बटी चुका था, तो वो हर अपने नागरिक को हर सुविधा दे सकें। लेकिन इसी के अंदर उन्होंने एक स्कोप छोड़ दिया दोस्तों, एक स्कोप छोड़ दिया। वो स्कोप ये छोड़ा कि कोई भी राज्य अगर किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देने के लिए कंपलसरी करना चाहता है तो वो संविधान में संशोधन कर सकता है, और संविधान में संशोधन करके उसको फंडामेंटल राइट में ले जाया जा सकता है। ये स्कोप छोड़ दिया, क्योंकि पता ही आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन, जैसे जैसे हम अब उस टाइम पे जब हमारा राज्य गरीब था, जरूरी थोड़ी आगे भी गरीब रहेगा। आज हम बहुत अच्छे खासे ढंग में आ चुके हैं, और धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा भी आगे आने वाले सिस्टम में कि कैसे कैसे राज्यों ने चीजों को अपनाया है। और आर्टिकल 21A आपके लिए एग्जाम्पल है। अभी मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 21A को कैसे लाया गया, जो फंडामेंटल राइट था, इससे पहले वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था। ठीक है, तो ऐसे बात करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। ये तो पूरा ओवरव्यू था दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद दे रखे हैं, जो आर्टिकल दे रखे हैं, वो आर्टिकल कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों। फिर से बात करते हैं आर्टिकल 36। जैसे आर्टिकल 12 पढ़ा आपने, वहां भी राज्यों की डेफिनेशन आपने पढ़ी। जैसे ही बहुत सारे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे ही वो पढ़ते राज्य की परिभाषा, तो वो सोचेंगे राज्य एक ऐसा होता है जिसका एक आउटर क्षेत्र होता है, जिसका ये होता है, जिसका वो होता है, जिसमें एक रूल होता है। बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में आ जाती हैं। ये हमें अपने दिमाग में नहीं लेनी है। संविधान में 2 बार राज्यों का जिक्र करा गया, 2 टाइप में। अब एक आर्टिकल 12 में यानी कि भाग 3 में, और एक आर्टिकल 36 में यानी कि भाग 4 में। इन दोनों का अर्थ क्या है? इन दोनों का अर्थ वही है कि राज्य कौन हो सकता है। राज्य कोई स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, कोई एक समूह हो सकता है, कोई एक कंपनी हो सकती है, कोई एक छोटा जो भी जैसे बैंक है, बैंक भी एक तरह से राज्य हो सकता है, एक छोटा सा समूह हो सकता है, एक कोई भी व्यवस्था देने वाला एक छोटा सा ग्रुप हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, व्हाटएवर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने नियम बना के उसको चलाने के लिए कैपेबल होता है, वो क्या हो सकता है दोस्तों? वो हो सकता है राज्य। ठीक है, तो 36 में क्या है? 36 में राज्य की डेफिनेशन दे रखी है। 36 में राज्य की डेफिनेशन के बाद जैसे ही हम 36 के बाद 37 पे चलते हैं, तो 37 में क्या कहता है दोस्तों? जो मैंने आपको पहले ही बात बता दी है कि न्यायालय में परिवर्तनीय और बाध्य योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी किसी भी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें बाध्य योग्य नहीं है। उनको इन्फोर्स करने के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में जाके नहीं कह सकते हैं कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमको ये सिद्धांत या ये हमें नियम दिया गया है या राज्य को ऐसा करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो आप वहां जाके नहीं कर सकते। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? राज्य की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो आर्टिकल 36 डेफिनेशन देता है, और आर्टिकल 37 कहता है कि ये परिवर्तनीय नहीं है, ये क्या है? ये बाध्य योग्य नहीं है, ये इच्छा अनुसार दिए जाएंगे। जैसे जैसे राज्य कैपेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, राज्य के अंदर जो डिमांड उठनी स्टार्ट हो जाएगी, वहां की जो तत्कालीन सरकारें होंगी या तत्कालीन जो शासन करने वाले जो भी नेता होंगे, उन लोगों की इच्छा अनुसार संविधान में संशोधन करके इसको चेंज किया जा सकता है, इसको देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली 37 में कहा गया है कि ये बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है, 36 की बात करते हैं। 38 में कहता है कि 38 में कहता है लोक कल्याणकारी या लोक कल्याण की अभिवृद्धि। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये राज्य को दिए गए अधिकार हैं, ना कि एक व्यक्तिगत तरीके से एक व्यक्ति को दिए गए अधिकार हैं। राज्य को दिए गए अधिकार हैं कि राज्य ऐसा करेगा अगर उसकी इच्छा होगी तो। और वहां पे क्या है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। जो फंडामेंटल राइट है ना दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं, वहां पे क्या कहा गया है? वहां कहा गया राज्य ऐसा नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए।
उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट बैठा है। अगर ऐसा करेगा तो उसको पीछे अपनी बात को वापस लेना पड़ेगा। और यहां क्या कहा गया है कि राज्य ऐसा कहेगा, यानी कि दोनों को बैलेंस करने की बात करी जा रही है। ऐसा नहीं है किसी को अतिवादी। कितने जबरदस्त बुद्धिजीवी थे उस टाइम के लोग, 2050 या 1949 या 1950 में बैठ के ये सोच रहे थे कि 2022 में कैसी कैसी चीजें आने वाली हैं। अभी आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको बताना है कैसे लोक कल्याणकारी के बारे में क्या सोचेगा, सामाजिक रूप से लोक कल्याणकारी की जो भी सुविधाएं होंगी सामाजिक रूप से एकता लाने के लिए, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर किसी एक तबके को ऊपर उठाने की बात करी जाए, चाहे जो अलग अलग हमारे भारत में विविधताएं हैं, विविधताएं बहुत ज्यादा बसी हुई हैं, विविधताओं में छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं। तो सामाजिक रूप से किसी की कुछ रीति है, किसी का कुछ रिवाज है, उन लोगों को क्या करना है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति है तो उस करोड़पति को रोक के किसी छोटे बंदे को और नीचे कर दिया जाए, उस करोड़पति को और ऊपर बढ़ाया जाए। यानी कि आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी उसको न्याय दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है कि कितने प्रकार से न्याय दिया गया है। तो दो जगह आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा। प्रस्तावना में भी, प्रस्तावना हमारे भारत की संविधान की अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना भी प्रवर्तनीय नहीं है, वो भी वाद योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। और यहां पे भी बताया गया है कि 3 प्रकार का न्याय आपको मैंने वहां डिस्कस अच्छे से कर लिया था। कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। लेकिन ये क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये देना तो जरूरी है लेकिन किसकी इच्छा पे। ऐसा थोड़ी है कि भाई आप जाके कहो कि मुझे सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाओ कि आर्टिकल 38 के थ्रू कहा गया है लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि होनी चाहिए और उसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, मेरे आर्थिक न्याय का हनन हो रहा है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते हो, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका जो राज्य की इच्छा होती है। ठीक है, अब हम अगले आर्टिकल पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 कहता है कि समान न्याय मिलेगा, समान न्याय मिलेगा, निःशुल्क विधि सहायता मिलेगी। आपको पता है समान न्याय मिलेगा। अब समान न्याय में आर्टिकल 39 में कितने चेंजेस आए दोस्तों, 42 और 44 में नए नए प्रकार के चेंजेस हुए। क्योंकि समान न्याय की तो बात कर दी गई, लेकिन समान न्याय किन किन स्टेज में दिया जाएगा उसको। अब देखो, आप यहाँ पे कितने जबरदस्त सिस्टम को लाया गया कि अब किस किस बात में जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई, 50 में नहीं था, 76 और 78 में इनको चेंज करना पड़ा। वहां पे कुछ चीजें ऐसी डालनी पड़ी कि जिससे देखा जा रहा था समाज में ऊंच नीच होना स्टार्ट हो गया, स्त्री पुरुष में भेदभाव होना स्टार्ट हो गया, किसी को न्याय नहीं दिया जा रहा था, किसी को अलग अलग प्रकार के कि कोई संसाधनों का मालिक अकेले बनता चला जा रहा था, कोई उत्पादन में आगे बढ़ता चला जा रहा था, अलग अलग प्रकार के सिस्टम को देते हुए चले जा रहे थे। 1950 में ऐसी सुविधा नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं थे, उत्पादन के लिए हम बहुत ज्यादा भौतिक संसाधनों के लिए हम वहां पे कैपेबल नहीं थे बहुत हद तक, लेकिन उतने नहीं थे जितना होना चाहिए था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें जरूरत पड़ती गई तो संविधान के संशोधन के द्वारा इसमें लाया गया। तो 39 में आपको अगर मैं एक लाइन में पढ़ाने की बात करूं दोस्तों, तो एक लाइन में मैं आपको बता दूंगा समान न्याय और निःशुल्क जो विधि सहायता है उसकी बात करी गई है। लेकिन आप कहेंगे निःशुल्क विधि की सहायता हमें दी गई है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि मुझे कोई वकील नहीं दिया जा रहा, मैंने तो किसी का मर्डर कर दिया, मैं वकील नहीं दिया जा रहा, ये नहीं, ऐसा कोई कृत्य कर दिया गया कि जो आपके अनुच्छेद में इसमें दे रखा है कि हो न्याय समान निःशुल्क न्याय होना चाहिए। लेकिन वहां जाके वो डिपेंड करता है कि वो राज्य की इच्छा के अनुसार है। अगर हो सकता है आपका कोई कार्य ऐसा हो जिसमें आपको अधिकार आपको नहीं देने की व्यवस्था हो, या ऐसा करने पे अगर आपको विधिक सहायता दी जाती है, समान रूप अपनाया जाता है, तो आप समाज के लिए एक नुकसानदायक या विस्फोटक सिस्टम हो सकता है, सांप्रदायिक सिस्टम हो सकता है, तो आप पे वो रोक देगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं, आप जा नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट इनके थ्रू। ठीक, तो उसके बाद देखो इसमें चेंज करा गया 39 कै क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा यहाँ पे लिखा है कि 39 कै में क्या कहा गया है। 39 कै यानी कि आप इसको कै कह सकते हैं, आपको संविधान की भाषा में इसको ए लिखा हुआ मिल सकता है, आपको संविधान की भाषा में इसको रोमन अंकों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी मिल सकता है। अगर संविधान में कहीं भी आपको देखने को मिलता है कै, ए या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसका मतलब है कि संविधान जब बन रहा था, संविधान जब बन के तैयार हुआ था, तब उसमें ये नहीं था। ये सामाजिक रूप से या किसी भी तरीके से समाज की इच्छा के लिए या उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो 39 कै, जैसे 39 कै आता है आपको पता चलेगा कि संविधान में बाद में जोड़ा गया है। बाद में जोड़ा, कैसे जोड़ा गया दोस्तों, कि ये राज्य की मतलब राज्य का दायित्व होगा, जरूरी नहीं है, राज्य का दायित्व होगा कि वो स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए, समान रूप से जीविका चलाने के लिए जो साधन है वो उपलब्ध कराएगा।
अब जरूरी नहीं है कि उपलब्ध नहीं कराएगा। वैसे बहुत सारे कितने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। ये तो है कि समान स्त्रियां भी बेरोजगार घूम रही हैं। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा तो है, ऐसे हमने तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ा था कि ये अधिकार है उनका राज्य का, लेकिन ये अधिकार इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर राज्य कैपेबल हो जाएगा तो वो आपको समान रूप से दे सकता है सिचुएशन के अनुसार, लेकिन ये दायित्व है। क्यों दायित्व है? क्योंकि अंबेडकर ने कहा है कि जो भारत की जो संविधान में डीपीएसपी दिया गया है वो लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिया गया है। और लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की एक अच्छी सी एग्जाम्पल होता है कि उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके खाने, रहने, सहने, घूमने, हर तरीके से उनको चीजें प्रोवाइड कराई जाएं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, हालांकि आगे उसका डिस्कस करना है। जैसे भारतीय रेल हमारे राज्यों ने चला रखी है, संघ ने चला रखी है भारतीय रेल, उसमें मिनिमम किराया रख रखा है दोस्तों। जबकि अगर वो चाहे तो प्राइवेट हो जाए या और तरीके से चले जाए तो उस पर किराया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या है कि एक आम आदमी भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहे और वो उसको न्याय मिल सके ताकि वो जीवन यापन कर सके। ऐसे ही कुछ भावनाएं हमारी इसमें दी गई हैं। क्या कहा गया है? स्त्री और पुरुष को जीवन यापन के लिए समान संसाधन प्रोवाइड कराएगा। 39 क्या कहता है? अब देखो दोस्तों, इसी के अंदर एक आता है 39 है, या आप इसको कह सकते हैं 39 या 39 का बी, या सेकेंड पार्ट में क्या कहता है? जो भौतिक संसाधन है दोस्तों, भौतिक संसाधन जैसे ही आप बात करेंगे तो आप इसको ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाएगा। भौतिक संसाधनों में आते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के जो भी भौतिक रूप से संसाधन उपलब्ध है हमारी पृथ्वी पर, हमारे यूजेबल, उन संसाधनों पे क्या कहा गया है कि भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण, भौतिक संसाधनों के ऊपर मान लो सपोज दैट कि भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण किसी एक पर्टिकुलर आदमी का हो गया तो वो तो केवल उसका व्यक्तिगत हित हो जाएगा। जबकि इस जो डीपीएसपी है उसमें सीधे सीधे कहा गया कि समाज कल्याण यानी कि कल्याणकारी राज्य की बात करी गई है। और कल्याणकारी राज्य क्या हो सकता है? कल्याणकारी हो सकता है राज्य कि चाहे कोई भी भौतिक संसाधन हो, उस पर किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे का क्या नहीं होगा? नियंत्रण नहीं होगा। सार्वजनिक नियंत्रण की बात करी गई है जिसमें सबका हित हो सके। ऐसे बंदों को नियंत्रण नहीं दिया जाएगा या पर्टिकुलर एक बंदे को नियंत्रण नहीं दिया जाएगा, उसका विकेंद्रीकरण करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई हित में एक ही हित पे चले जा रहा है आगे और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको संसाधन मिल ही नहीं पा रहे हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे संसाधनों पे आज भी पूरी तरह से हर किसी की पहुंच नहीं है। तो ये क्या है? इसमें कहा गया है कि भौतिक संसाधनों पर जो नियंत्रण है उस नियंत्रण को ऐसे बनाए रखा जाएगा जिससे जो सार्वजनिक सिस्टम है, सार्वजनिक हित है, उस पर कोई हानि ना हो। तो दोस्तों वो क्या है? वो कहता है आपका 39 का ख या 39 का बी। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं 39 की गैप पे, यानी कि ये आता है सी की बात चलती है या थर्ड की बात चलती है। वो कहता है, अब इसमें क्या आगे की बात चली जा रही है। सबसे पहले एक वर्ड लिखा गया है 39 में, समान न्याय। समान करना है उसको कैसे? तो अब स्पेशली कैटेगराइज कर दी है उसमें, बहुत सारे हैं, मैं इंपोर्टेंट की डिस्कस कर रहा हूं। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी तक हैं, 6 हैं मतलब पूरे 6 तक। लेकिन मैं वो इंपोर्टेंट प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, उन इंपोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो उन आर्टिकल्स को बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। इतना पता होगा तो बाकी के जो नहीं भी पता है ना, इन नॉलेज के हिसाब से उनको आप लगा के ले जाओगे। तो गैप क्या कहता है दोस्तों? गैप कहता है संपत्ति और उत्पादन का केंद्रीकरण न हो। केंद्रीकरण का मतलब होता है, आप समझते हैं केंद्र का मतलब सेंटर, यानी कि बीच में, यानी कि किसी एक बिंदु पे चला जाए, केंद्रीकरण हो जाएगा तो बाकी किसका? संपत्ति का। अगर संपत्ति सारी एक ही आदमी के पास आ जाएगी दोस्तों तो बाकी लोग क्या करेंगे? संपत्ति और किसका? उत्पादन। अब मान लो उत्पादन करने वाला मैं हूं, सपोज दैट मैं उत्पादन करता हूं किसी एक चीज का, मान लो गेहूं का उत्पादन करता हूं और सारा उत्पादन मेरे पास आ गया, उस पर सारा नियंत्रण मेरा आ गया, तो मैं तो दोस्तों आपको पता है जब मेरा नियंत्रण आएगा तो मैं अपने हिसाब से बेचूंगा, अपने हिसाब से सिस्टम करूंगा, अपने हिसाब से उसको चलाऊंगा। सारी संपत्ति मेरे पास आ गई तो अगर सरकार को या किसी आदमी को रोड बनानी है, कुछ कम काम करना है, तो मैं तो उसको दूंगा ही नहीं, मैं तो मेरी इच्छा के अनुसार दूंगा। तो ये भी कहा गया है हमारे नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि केंद्रीकरण किसका? संपत्ति का और उत्पादन का केंद्रीकरण ना हो जिससे सार्वजनिक कोई हानि हो जाए। ऐसा हानि से बचाना है। क्यों? क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो 39 का सी क्या कहता है दोस्तों? संपत्ति और उत्पादन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए और ऐसा उसको सार्वजनिक उसके होने से सार्वजनिक हानि ना हो, इसको बचाने के लिए राज्य का ये दायित्व होगा। अगली बात में बात करते हैं 39। तो 39 का घ क्या कहता है? घ यानी कि डी क्या कहता है? स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करी गई है दोस्तों। ये आप अगर नॉर्मली किसी बुक में पढ़ेंगे, नॉर्मली किसी वीडियो में आपने देखा होगा तो 39 में आपको यही बता देगा कि समान न्याय और समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का भाव है ये।
39 का भाव है, लेकिन 39 के भाव में ABCDE ऐसे करके जा रहा, तो डी में आता है दोस्तों ऐसा कि स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऐसा हो सकता है किसी कॉलेज में, अगर कोई सरकारी कॉलेज है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें कोई आर्ट की टीचर है तो उसकी सैलरी 50,000 है। अगर कोई फिजिक्स का टीचर है तो उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा होगी, हो सकती है। आपको पता है क्योंकि काम तो समान है। आप जाके खड़े हो जाए कि भाई ये तो ये भी टीचर, मैं भी टीचर, लेकिन आप देखिए आप तो केवल आम और बैंगन बनाने वाले आदमी हैं और वो फिजिक्स में चीजें मेहनत करनी पड़ती, तो वहां थोड़ा बहुत चीजें मिल सकती हैं चेंज। लेकिन एक काम कोई एक ही बंदा कर रहा है। अगर कोई फिजिक्स का टीचर लेडी है यानी कि स्त्री है और फिजिक्स का टीचर कोई पुरुष है तो उनकी सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। कोई भी ऐसा काम, मैंने टीचर पे लिया है, ऐसे बहुत सारे काम आप सब लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों एक अगला आता है, जो आता है ABCD के बाद E यानी कि ड़। इसको ड़ा बोलते हैं। 39 का ड़ा क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो श्रमिक हैं, श्रमिक स्त्री हो या पुरुष हो, श्रमिक और स्त्रियों की जो श्रमिक हैं, चाहे वो स्त्री या पुरुष, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कराने का। और इसी के साथ साथ इसी अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि जो सुकुमार हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो सुकुमार हैं, उनके स्वास्थ्य की भी ध्यान रखना, उसके स्वास्थ्य की जो मौलिक चीजें हैं उनको प्रोवाइड कराना किसका अधिकार है, ये स्टेट का दायित्व है कि जो श्रमिक हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे। जो सुकुमार हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे। ये अणे में कहा गया है यानी कि ई में कहा गया है। ये 39 वाला सिस्टम पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पहले में आपको बताया समान न्याय, दूसरे में स्त्री और पुरुष के लिए जीविका के लिए समान साधन, उसके बाद ख में मैंने आपको बताया संसाधनों का नियंत्रण, उसके बाद ग में संपत्ति की बात, घ में स्त्री और पुरुष के वेतन की बात, और अणे में कही गई है जो श्रमिक हैं, स्त्री हो या पुरुष हो या सुकुमार हो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों ये था 39वां। हम बात करते हैं 40। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 40वां, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन या ग्राम पंचायत की बात करी गई है। दोस्तों जब संविधान सभा में इस पर डिबेट चल रही थी, तो डिबेट में हुआ क्या, गांधी जी थे, मतलब गांधीवादी जो सिस्टम था और जो अंबेडकर खुद थे, उन लोगों के बीच, उन लोगों की मानसिकताओं के बीच, उन लोगों के जो डिबेट थी उनके बीच सिस्टम हो गया। क्योंकि आपको पता है गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे कि गांव से सरकार चले, यानी कि विकेंद्रीकरण हो जाए, गांव के स्तर पे जाके स्टार्ट हो सरकार का कोई भी सिस्टम, वो नीचे से बढ़ के ऊपर आए। लेकिन अंबेडकर क्या कहते थे, अंबेडकर जस्ट उसके रिवर्स थे। अंबेडकर इसके रिवर्स कैसे थे, अंबेडकर कहते थे कि सरकार ऊपर होगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उसके नीचे का सिस्टम चलेगा। इन दोनों में बहस हो गई दोस्तों। तो बहस होने के बाद इस आर्टिकल को, बुद्धिजीवी थे, आपको पता है BN राव थे, और भी अलग अलग प्रकार के थे, बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने डिबेट हुई। तो डिबेट में क्या कहा, उनको मौलिक अधिकार में नहीं रखा। अगर मौलिक अधिकार में रख जाते तो क्या होता, ग्राम पंचायत का गठन अनिवार्य हो जाता, ये स्टेट के लिए कंपलसरी हो जाता, करना पड़ता। नहीं करते तो फिर वो कहां चले जाते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आपको बता दें। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, इसको वहां से कहां कर दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कर दिया। अब हुआ क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए जो गांधीवादी जो मानसिकता थी, गांधीवादी जो प्रोसीजर था, उसको अपनाने वाले लोग क्या थे, सीधी सी बात है, वो ग्राम पंचायतों का फेवर में जाएंगे। और जो अंबेडकरवादी थे, वो अंबेडकरवादी लोग किसके फेवर में जाएंगे, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, है ना। तो दोनों में डिबेट हुई। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1959 में पहला एक राज्य बना राजस्थान का एक नागौर जगह, जहां पे पहला संविधान में, या हमारे संविधान की बात करेंगे, भारत का पहला ऐसा स्टेट बना राजस्थान, उसमें एक जिला नागौर, जिसमें पहला ग्राम पंचायत का गठन हुआ। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट पूछा गया। आप देखिए 2 अक्टूबर की डेट ही क्यों रखी गई दोस्तों, आपको पता है क्योंकि गांधीवादी प्रोसीजर है, गांधीवादी मानसिकता को मानने वाले गांधी जी की जयंती पे ही मानेंगे ना। तो ऐसे ही ये आज की डेट में आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट में ग्राम पंचायत की व्यवस्था लागू हो चुकी है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे दिल्ली है, देखो दोस्तों दिल्ली में नहीं है ग्राम पंचायत वाला सिस्टम। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके राज्य के ऊपर। तो यहां से कोई चीज सिस्टम क्लियर हो गया, क्या करा गया, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का गठन करना अनिवार्य है संविधान में, नहीं दोस्तों, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, DPSP में है। लेकिन गांधीवादी मानसिकता को मानने वाले किसका फेवर करेंगे, गांधीवादी मानसिकता को मानने वाले फेवर करेंगे ग्राम पंचायतों का, ठीक है। और जो अंबेडकरवादी हैं वो क्या इसका फेवर करेंगे, वो इसके फेवर में शायद नहीं हो, आने वाले टाइम में हो जाए लेकिन शायद नहीं हो। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया हुआ क्या, आर्टिकल 40। उसके बाद अगले में चलते हैं दोस्तों, उसमें अगले में क्या कहा गया, 41 अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता,
कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रोवाइड कराना किसका दायित्व है? वो दायित्व है राज्य का। और राज्य के ऊपर डीपीएसपी के थ्रू जो दायित्व मतलब थोपा गया है या उसके ऊपर दिया गया है, वो आपको पता है, वो तो स्वेच्छा से है, इच्छा से है ना। तो उसमें क्या कहा गया 41 में कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रोवाइड कराना। सरकारी सहायता लाइक दैट, जैसे हमारे भारत में कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो ये राज्य सरकारों का दायित्व है कि उन बूढ़े लोगों की जीवन यापन के लिए किस प्रकार से उनको सुविधा देंगे। तो जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखोगे पेंशन दी जाती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पेंशन जो बूढ़े लोग हैं दी जाती है। लेकिन पेंशन को समाजवादी सरकार आती है, पेंशन आ जाती है, बीजेपी सरकार आती है, पेंशन खत्म हो जाती है, बसपा सरकार आती है, कोई दूसरा सिस्टम आ जाता है, कोई दूसरी सरकार आती है, वो दूसरा सिस्टम आ जाता है। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन हमारे नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा कहा गया कि राज्य का दायित्व है। अब राज्य का दायित्व है, मान लो सरकार नहीं दे पा रही है, राज्य बहुत गरीब है, और आप लोग चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि हम बूढ़े हो गए, हमें जीने के लिए पैसा चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, हमें पेंशन चाहिए। तो पेंशन तो भाई जरूरी थोड़ी है, वो तो राज्य के ऊपर डिपेंड है, राज्य के पास नहीं है पैसा उतना। और ये देखो राज्य सरकारें क्या करती हैं, बाकी तो राज्य सरकारें आजकल की तत्काल, हम अगर वर्तमान की देखें तो वो केवल राजनीति होती है वोट बैंक की, तो वो वोटों को अच्छा लगने के लिए कोई भी पॉलिसी ला सकती हैं, उसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे। केवल हम जो संविधान में पवित्र चीजें लिखी हुई है, संविधान में जो लैंग्वेज यूज करी गई उसको हम जनरलाइज करके पढ़ रहे हैं। तो क्या कहा गया है कि बुढ़ापे में जो भी कोई भी सरकारी सहायता प्रोवाइड कराना किसका दायित्व है? राज्य का। लेकिन वो करवा पाएगा? मुश्किल है, नहीं करवा पाएगा। दूसरा, विकलांगता। विकलांग लोग जो हैं, विकलांग आपने देखा होगा, आप लोग जाते होंगे ट्रेन में, आप लोग जाते होंगे बस में, आप लोग जाते होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, आप लोग जाते होंगे किसी ऐसी जगह जहां पे आप, छोटी सी बात है, वोट डालने भी जाते हैं ना दोस्त, आप लोग अगर वोट डालने भी किसी पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पे विकलांग लोगों के जाने के लिए एक अलग से रोपवे बनाया जाता है। आप किसी ऑफिस में जाइए, वहां भी एक अलग से रोपवे बनाया जाता है। आप लोग देखेंगे कि विकलांग लोग एक अलग टाइप की साइकिल पे घूमते हैं। आप लोग देखेंगे कि राज्य सरकारों के द्वारा आप विकलांग लोग एक पास बना देते हैं, कार्ड बना देते हैं उनका, राज्य सरकारों के द्वारा ही कार्ड इशू करा जाता है। कुछ केंद्र सरकार की भी योजनाएं हो सकती हैं उसमें, उनके हिसाब से भी दिया जा सकता है। उनको रिक्शा दे दिया जाता है, उनको पास दे दिया जाता है कि वो एक कितने % वो विकलांग हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान निःशुल्क ट्रेवल कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसा दिया जाएगा, लेकिन देना, या सरकार देती है, सरकारें विकलांगों के लिए अलग अलग तरीके से भी प्रोवाइड कराती हैं चीजें। मैं केवल आपको एक भाव बता रहा हूं, अगर मैं इसी पे बात करूं तो 1 घंटा बोलते जाएंगे हम, अलग अलग सुविधाओं के बारे में बात करते जाएंगे, केवल आपको भाव याद रखना है। दूसरा दोस्तों, एक शिक्षा की बात करी गई है। कौन सी शिक्षा की बात करी गई है? प्रोण शिक्षा की बात करी गई है दोस्तों। प्रोण शिक्षा की बात आर्टिकल 21 में करी गई है। क्यों करी गई है आपको बता दें, एक छोटा सा मतलब भाषा के थ्रू आपको बता दूं। जैसे देखो, कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, अब बूढ़े लोग हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जाएंगे कहीं टपरी पे चाय पियेंगे, जाएंगे किसी पंचायत में बैठ जाएंगे, और वहां बैठने के बाद उनको क्या काम करना है कि उसका बेटा ऐसा, उसकी बेटी ऐसी, समाज में ये, समाज में वो, उनको केवल यही बात करनी है। तो उस टाइम के लोगों ने क्या सोचा कि ऐसे लोगों के लिए क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि प्रौढ़ शिक्षा, उनको भी शिक्षा में ला दिया जाए। उनके लिए भी, भाई शिक्षा का कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों। ये प्रौढ़ शिक्षा वो है जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, किसी कारणों से नहीं पढ़ पाए हैं, या जो भी परिस्थितियां रही हों, उनके लिए एक सुविधा दी गई है कि प्रौढ़ शिक्षा। अब जाइए बुढ़े लोग, आप चाय नहीं पियेंगे बैठ के, किसी की इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आप जाके पढ़ाई करिए, और उनके लिए कार्य बन जाएगा और वो इंगेज हो जाएंगे। आपको पता है, संविधान हो या कोई नियम हो, उसको अच्छे से पढ़ना, एक अच्छा नागरिक बनना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसको शिक्षित कर दीजिए आप। अगर कोई कुरीति है, उसको निकालने के लिए आप क्या करिए, उस कुरीति के फायदे और नुकसान कैसे पढ़ा के बता दीजिए, शिक्षित कर दीजिए, समाज अपने आप शिक्षित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से एक बात करूंगा कि ये सारी चीजें क्या हैं, ये राज्य के इच्छा के अनुसार चलेंगी। ये राज्य पे आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, राज्य चाहेगा। अब राज्य देखो, सीधी सी बात है, बूढ़े लोग हैं, कितने % होंगे? अगर राज्य इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा तो क्या किसी राज्य सरकार को आने देंगे? नहीं आने देंगे। तो राज्य बनाएगा, इनडायरेक्टली बनाएगा। विकलांग लोग हैं, बहुत सारे प्रकार के विकलांग लोग होते हैं, तो क्या राज्य इनके लिए कुछ काम नहीं करेगा? नहीं करेगा तो विकलांग लोग इससे अलग हो जाएंगे। दूसरी मानसिकता, ऐसे ही प्रौढ़ शिक्षा की बात करते, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमने जी तो पूरी जिंदगी ऐसे ही ली, क्या हम अब भी अपने मान सम्मान के लिए अपने साइन करना सीख नहीं सकते? तो ऐसी सुविधा भी हमारे संविधान में एक ऐच्छिक रूप से दी गई है। उसके बाद दोस्तों क्या बात है, उसके बाद बात करी गई है 42वां जो अनुच्छेद है। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 42 स्पेशली मैं आपको बता दूं पहले ही, ये स्त्रियों के लिए है, स्पेशली स्त्रियों को डेडिकेटेड है। कैसे दोस्तों? इन्होंने कहा गया है कि न्याय संगत मनोचित दशा प्रोवाइड कराई जाएगी या प्रसूति सहायता
प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रसूति सहायता किसको प्रोवाइड कराई जाती है आपको पता है, जो महिलाएं गर्भ से होती हैं या जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको अंतिम समय में किन किन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो प्रसूति सहायता की बात हुई है, वो राज्य सरकार का दायित्व है, कैसे देगी। उसके बाद न्याय संगत का मतलब होता है जो भी न्याय है, चाहे मान लो किसी राज्य की बात चल रही है तो किसी राज्य में न्याय संगत का मतलब होता है ऐसी स्थिति। न्याय संगत और मनोचित लगभग दोनों सिनोनिम्स हैं, जैसे एक पानी और एक जल, दोनों सिनोनिम्स ही हैं। तो मनोचित दशा यानी कि काम करने के लिए ऐसी दशा उपलब्ध कराएंगे जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कि उसमें ऊंच नीच ना हो, कि भाई तुम फला जाति के हो, तुम लड़की हो, तुम फला हो, तुम मोटे हो, तुम छोटे हो, अलग अलग प्रकार के। मैं केवल एक भाव आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो न्याय संगत और मनोचित दशा और प्रसूति सहायता, देखिए राज्य सरकार ने दे रखा है प्रसूति सहायता के लिए। राज्य सरकार ने देती है कि प्रेगनेंसी होती है, डॉक्टर आजकल बता ही देते हैं, डॉक्टर बता देते हैं फला डेट, यानी कि 2 महीने पहले 2 महीने बाद आपको डेट पता चल जाती है। तो राज्य सरकारें अलग अलग, अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो कंपलसरी है, आपने देखा होगा मैटरनिटी लीव, आपने देखा होगा मैटरनिटी लीव, यानी कि जो बच्चा पैदा होने के 3 महीने पहले से उसको छुट्टी दे दी जाती है और बच्चा पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुट्टी रहती है, यानी कि टोटल मिला के 6 महीने की छुट्टी उसको दी जाती है और राज्य सरकार उस छुट्टी का कोई पैसा नहीं काटती है। तो ये क्या है दोस्तों, वो प्रसूति सहायता है। और सहायता अलग अलग प्रकार से, और सहायता हो सकता है सरकारी अस्पताल प्रोवाइड कराना डिलीवरी के टाइम, हो सकता है कोई इंजेक्शन, हो सकता है कोई ट्रेवलिंग अलाउंस, कुछ भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। प्रसूति में जो भी चीजें हो सकती है वो सहायता कराना किसका दायित्व है दोस्तों। ऐसे देखेंगे आप लोग अगर साउथ में देखेंगे तो केरल एक राज्य ऐसा है दोस्तों, एक महिलाओं को स्पेशली एक ऐसी प्रॉब्लम होती है मंथली, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, वो मंथली होती है। राज्य सब केरल एक ऐसा राज्य है दोस्तों, उसने ये अडोप्ट कर लिया है कि उसको लास्ट के 3 मतलब जब भी उसका टाइम आएगा उसको 3 दिन की छुट्टी दे दी जाती है, स्पेशली 3 दिन की छुट्टी। लेकिन क्या बाकी राज्यों में ऐसा है? नहीं है, क्योंकि केरल पढ़ा लिखा राज्य है, सक्षम राज्य है, उसने कर लिया, कोशिश करेगा। बाकी राज्यों की इच्छा है वो करे या ना करे। ऐसी भी डिमांड आप लोग देख सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसी भी डिमांड उठाई जाती है कि मैटरनिटी लीव के साथ साथ पैटर्निटी लीव नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा हुआ है कहीं कहीं, कोई कंपनी, कुछ नियम ऐसे हैं कि बच्चा पैदा होने के 15 दिन पहले पिता को और उसके बच्चा होने के 15 दिन बाद तक पिता को भी दे दिया जाता है छुट्टी, तो वहां भी दे दी जाती है प्रसूति सहायता। तो दोस्तों यूपीएससी का देखो, स्पेशली यूपीएससी का क्या सिस्टम था, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा डीपीएसपी में, मतलब कौन सा डीपीएसपी में नहीं आता है। तो उसने ऑप्शन ए पे क्या दिया, ऐसा दे दिया कि निम्न में से कौन सा डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। उसने पहले पे दे दिया ग्राम पंचायत, दूसरे पे दे दिया न्याय, समान न्याय वाला, तीसरे पे दे दिया शिशु प्रसूति और चौथे पे दे दिया सपोज दैट समान वेतन वाला। तो अब बच्चे हो गए, बच्चे कंफ्यूज में आ गए, भाई दो ये तो चारों ही लग रहे हैं, ये प्रसूति सुविधा है, न्याय, समान न्याय भी है, ग्राम पंचायत का गठन भी है, समान वेतन भी है, बच्चे कंफ्यूज में आ गए। यहीं यूपीएससी खेलता है दोस्तों। क्यों? यूपीएससी, आप लोग बैठे हैं ऑफिस में, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट्स में फटाफट पढ़ के साइन करे जा रहे हैं, आपको वो एक शब्द से खेलेगा। दोस्तों क्या कहा गया है? प्रसूति सहायता की बात करी गई है और प्रसूति सहायता का मतलब प्रेग्नेंट लेडी को सहायता दी जाएगी। और यहां क्या कहा उसने? शिशु प्रसूति। बच्चे पढ़ते नहीं है और लगाए आए शिशु की चारों सही है, कोर्ट में चले गए। तो ये छोटे छोटे शब्द आपको ध्यान रखने, क्योंकि आप एक ऐसे पद पे बैठने वाले हैं जहां से आपके कलम से बहुत सारे फायदे होंगे तो बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, छोटे छोटे। तो यूपीएससी यहां से छोटे छोटे शब्द निकाल लेता है। क्या शिशु की को प्रसूति हो सकती है? नहीं, बस खत्म, यही लगाना था आपको। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद दोस्तों बात आती है 43वां जो हमारा अनुच्छेद है। 43वां अनुच्छेद क्या कहता है? 43वां अनुच्छेद कहता है निर्वाह मजदूरी। राज्य का ये दायित्व होगा कि किसी भी मजदूर को जीवन यापन करने के लिए या कुछ भी जो काम किया है उसके प्रति क्या देना होगा? निर्वाह मजदूरी देने की, यानी कि लिविंग वेज देना पड़ेगा, जीने के लिए जो पैसा है वो देना पड़ेगा। आपने देखा होगा मौलिक अधिकारों में 23वें अधिकार में क्या कहा गया है? बेगारी। बेगारी नहीं कराओगे आप, कोई बेगारी का मतलब बिना पैसे के कोई काम नहीं कराओगे। तो संविधान में मौलिक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें क्या कहा गया है कि आप जो भी काम करवा रहे हैं उसके लिए निर्वाह मजदूरी देंगे। अब देखो निर्वाह मजदूरी की बात करो, क्या आपसे सुबह से शाम तक 12 घंटे काम किया और कोई 10 रुपए दे दे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दे दिए हैं, निर्वाह मजदूरी दे दी, आपसे बेगारी नहीं कराई। आपसे जब बेगारी कराएंगे तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको निर्वाह मजदूरी में के नाम पे उसने 10, 20, 30 रुपए दे दिए हैं ना, जो भी रुपए उस टाइम पे, चाहे बहुत कम है,
तो आप वो क्या हो चुकी है, वो निर्वाह मजदूरी, वो उसको अपने आप को प्रेजेंट कर देगा कि मैंने इसके साथ कॉन्टेक्ट किया था या जो भी सिस्टम किया था, मैंने इसको पैसे दे दिए, मैंने इससे बेगारी नहीं कराई है। और आपको पता है कोर्ट में जब 43 के थ्रू आप जाओगे निर्वाह मजदूरी के थ्रू, तो वहां पे कोर्ट क्या कह देगा, कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, जो कंपनी है जो सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो निर्वाह मजदूरी की बात करी गई है, लिविंग वेज की बात करी गई है 43 में। तो 43 के बाद क्या है दोस्तों, आपको पता है जैसे मैं 43 क्या की बात करता हूं, आप तुरंत सोच जाइए कि ये क्या है, या फर्स्ट है या ए है। इसका मतलब ये संविधान के संशोधन के बाद जोड़ा गया है। तो संविधान संशोधन के बाद क्या जोड़ा गया दोस्तों, कि कामगारों की भागीदारी 43 क्या या 43 ए में क्या है कि जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, उनकी भागीदारी होना जरूरी है प्रबंधन में। किसमें, मैनेजमेंट में। जैसे कोई राज्य अगर कोई नियम बना रहा है तो ये राज्य का दायित्व है, जो भी राज्य है उसका दायित्व है कि वो कामगारों यानी कि जो मजदूर हैं उनसे भी पूछ ले। जैसे मान लो कह दे कि कल आपकी फैक्ट्री 12 बजे तक चलेगी, ऐसा हम सोच रहे हैं, रात के 12 बजे तक चलाने की सोच रहे हैं, तो क्या वो मैनेजमेंट के ऊपर के लोग ऐसा डिसीजन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लेकिन हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये कहा गया है, ये उसके ऊपर उसका दायित्व है कि वो ऐसा कोशिश करेगा कि जो कामगार हैं वो कामगारों की भागीदारी भी किसमें लेगा, प्रबंधन में लेगा। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि प्रबंधन में कामगारों की या वर्कर की जो कर्मचारी है उनकी सहायता किस अनुच्छेद में ली गई है, तो वो 43 कै में ली गई है। अब दोस्तों 43 कै के बाद आता है 43 ख, यानी कि 43 बी, आर्टिकल 43 बी क्या कहता है, 43 बी कहता है सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समिति क्या होती है, कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन होगा। सहकारी समितियों का गठन की बात करी गई है, ये राज्य का दायित्व होगा। अब ऐसा क्यों कहा गया है, इसके लिए हम बात करेंगे कि इसमें से कुछ जो अनुच्छेद है ना दोस्तों, कुछ अनुच्छेद हैं सामाजिक रूप से दिए गए, कुछ अनुच्छेद हैं गांधीवादी जो मानसिकता है उस पर आधारित, कुछ है उदारवादी। तो जब हम इनको सेग्रीगेट करेंगे तो कोऑपरेटिव की जरूरत क्यों पड़ी वहां हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको केवल एक लाइन में याद रखना है, 43 बी में कहा गया है, 43 ख में क्या कहा गया है 43 बी में, कि जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव समिति बनाने का जो दायित्व है वो किसका होगा, वो राज्य का होगा दोस्तों। और उसके बाद अगला जो मैंने रेड कलर से दोस्तों लिखा है, क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है। आपने आए दिन न्यूज में लगभग कहीं ना कहीं शुरुआत इसकी सुनी होगी कि समान नागरिक संहिता। आपने बहुत सारा आपने सुना होगा इंडियन पीनल कोड, आपने सुना होगा भारतीय दंड संहिता, आपने सुना होगा निर्वाचन वाला है, इलेक्शन वाला निर्वाचन संहिता, आपने सुना होगा निर्वाचन संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है, अब आप सोचिए, क्या इंडियन पीनल कोड अगर कोई मतलब मान लो मर्डर होता है, तो मैं इसको समझाने की समान नागरिक संहिता क्या होती है, क्या ऐसी डिमांड है, मैं इसके लिए एक बात बता रहा हूं। मान लो कोई मर्डर होता है केरल में, उसके ऊपर 302 लग जाती है, और एक मर्डर होता है उत्तर प्रदेश में, क्या उसके ऊपर 302 नहीं लगेगी, लगनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये समान है, यानी कि दंड संहिता समान है, यानी कि निर्वाचन की नियमावली है, निर्वाचन की जो नियम है, निर्वाचन संहिता जो है, जैसे अब धारा 144 है, तो धारा 144 में क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 48 घंटे पहले ऐसा नियम है कि वहां की प्रचार बंद हो जाए, और उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी के जो राज्य हैं उसमें ऐसा नहीं है? नहीं दोस्तों, वो हर जगह पे एक जैसी लागू होगी। तो समान नागरिक संहिता क्या है, जिस टाइम पे दोस्तों संविधान बन रहा था, उस टाइम पे संविधान में एक ऐसा सिस्टम रखा गया, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे सांप्रदायिक दंगे बहुत भटके हुए थे, बहुत उस टाइम पे बवाल चल रहा था, काट फीट चल रही थी, अलग अलग जाति के लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को अलग अलग सिस्टम की तरह मान रहे थे। तो दोस्तों ये इसको मौलिक अधिकारों में ना रखे, इसको बाध्यकारी सिस्टम में ना रखे, इसको सेलेक्टिव या इसको किस में रख दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखने का क्या फायदा होता है, आपको बता चुका हूं कि राज्य की इच्छा या राज्य जिस टाइम पे उसको देने के लायक कैपेबल हो जाएगा, उस टाइम पे इसको लागू कर दिया जाएगा। संविधान में उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो समान नागरिक संहिता क्या होती है, समान नागरिक संहिता को समझाने के लिए मैंने बताया है कि जैसे विवाह है दोस्तों, विवाह है, तो विवाह देखो आप देखिए, हमारे यहाँ जो हिंदू लोग हैं हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से करते हैं, उसके लिए क्या है कि आपको एक विवाह की ही अनुमति है। हमारे यहाँ क्या एक विवाह की अनुमति है। लेकिन अगर हम मुस्लिम में चले जाएंगे, मोमडन्स में चले जाएंगे, या ईसाइयों में चले जाएंगे, या और किसी उसमें चले जाएंगे, तो उसमें विवाह क्या हो सकता है, उसमें पोलीगामी की बात करी गई है, उसमें एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। वो कंडीशंस है उनकी अपने कानून की, शरीयत के हिसाब से या उनके जो अपने कानून है उसके हिसाब से। तो क्या विवाह अगर हिंदू, हम तो आप कहोगे, कोई भी बंदा कह सकता है कि बताइए मैं मुस्लिम हूं, इसके थ्रू बहुत सारे केस चले आते हैं कि संविधान में क्या कहा गया है आर्टिकल 15 में कि जाति, लिंग, मूल स्थान के हिसाब से हम पे क्या नहीं करा जाएगा, भेदभाव। लेकिन
क्या मुसलमान को 4 शादी करने का अधिकार है और मुझको नहीं है? वहीं इन मुसलमानों के सिस्टम की बात करता हूँ, मोमडन सिस्टम की बात करता हूँ। किसी एक सिस्टम को मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात जब कर रहा हूँ तो मैं एक समझाने की बात, हम ईसाइयों में भी बात कर सकते हैं, हम जैनियों में भी बात कर सकते हैं, बौद्ध में बात, हम हिंदू में भी बात कर सकते हैं। मैं यहाँ वो एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो कोलरेट कर सको। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में केस चले गए, तो अगर लिंग के हिसाब से भेद हो गया, क्योंकि मुस्लिम में क्या है, 4 विवाह आदमी कर सकता है, एक आदमी 4 बीवियां रख सकता है। तो क्या बीवी एक जो लिंग है यानी कि स्त्री है वो 4 पुरुष रख सकती है? नहीं है, अपराध हो जाता है दोस्तों इनके इस कानून के हिसाब से। तो क्या ये क्या यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया कि समान संहिता हो गया? नहीं हो गया, इनके नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। तो दोस्तों, समान नागरिकता संहिता आपने सुना होगा कि भाई ये सरकार का एजेंडा है कि समान नागरिक संहिता लेके आ जाए। तो दोस्तों, ये इतना हॉट टॉपिक है कि ये लाना बड़ा मुश्किल है, और एकदम से लाएंगे हम तो ये मान लीजिए आप, ये मान के चलिए कि बहुत तरीके से ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। क्योंकि हमारे ही संविधान में क्या कहा गया है, हमारे ही संविधान में आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 25 में कहा गया है कि हमें धार्मिक रूप से स्वतंत्रता का अधिकार है, हम किसी का अंतःकरण की स्वतंत्रता है, हम किसी का भी प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म में रह के किसी को भी मान सकते हैं, ये हमें अधिकार है। तो हमारे अधिकार जो है, हमारा ये भी तो एक अधिकार है, ये भी तो हमारी रीति के अंदर आता है कि हम 4 विवाह कैसे करते हैं। हमारी रीति के अंदर आता है कि हम हिंदू लोग एक हवन कुंड जला के उसके चारों तरफ 7 फेरे करके शादी कर लेते हैं, और एक मोमडन सिस्टम होता है, उसमें एक मौलाना के साथ कबूल करके और छुआरे बांटने के बाद शादी हो जाती है। ईसाइयों में आप जाओगे तो मोमबत्ती जला के उसके वहां पे शादी। तो ये रीति है, आप कहोगे कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। अगर आप किसी के सांप्रदायिक सिस्टम को छेड़ेंगे, सांस्कृतिक सिस्टम को छेड़ेंगे, तो वहां आपको पता ही है विद्रोह होगा, और विद्रोह कितने हद तक बढ़ सकता है आप जान सकते हैं। तो उस टाइम के लोग कितने बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने इसको समान नागरिक संहिता को कहाँ रखा, कहाँ रख दिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कि ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कब पड़ेगी? जब जो भी राज्य इसके पाने के लिए, इसको लागू करने के लिए कैपेबल हो जाएगा, वो कर सकता है। तो ऐसा देखो दोस्तों, गोवा एक राज्य है, भारत का एक अकेला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, कैसे हो चुकी है, वो अलग डिबेट का विषय है। तो गोवा में, अब आप कहें कि गोवा में तो समान नागरिक संहिता है, यहाँ पे क्यों नहीं है, हमारे साथ तो भेदभाव करा जा रहा है। तो दोस्तों, ये सेलेक्टिव है। ऐसे ही दोस्तों, तलाक की बात करते हैं। हमारे यहाँ तलाक का मतलब, हिंदू रीति रिवाज में तलाक का सिस्टम कुछ और है, और मोमडन्स में आपने सुना होगा तलाक बिद्दत, तलाक सैयद, तलाक अलग अलग तरीके से है। तलाक बिद्दत को अभी 3 तलाक के मामले के थ्रू उसको गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों में ही कहा गया है स्पेशली कि आर्टिकल 13 में क्या, 13 में क्या कहा गया है मौलिक अधिकार में, कि इस संविधान से पहले के कानून और संविधान में अब के कानून और बाद के कानून, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता या नहीं एग्जिस्ट करेगा जो किसी भी आदमी की जो गरिमा है या व्यक्ति की जो मानसिकता है उसको हार्म करे या मौलिक अधिकारों को हार्म करे। लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ना जाए तो कोई मतलब नहीं, 3 तलाक चल रहा है, कितने दिनों चल रहा है। लेकिन हमारे संविधान में एक अच्छी बात भी क्या है कि किसी को कोई परेशानी होती है तो घर में रहने कोई दिक्कत नहीं रह रहा है तो, लेकिन अगर उसे परेशानी होती है वो हमारे पास आता है, उसको कहाँ जाना पड़ेगा? आना पड़ेगा हमारे पास, उसको आना पड़ेगा हमारे पास, तब हम उसको कुछ न्याय दे सकते हैं। आप घर में, आपको पता है कानून आपके घर में आके तो पूछेगा नहीं, भाई इतने सारे लोग हैं, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपके घर आके तो पूछेगा नहीं कि भाई आपके साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको सहायता लेनी पड़ेगी, आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे ही तलाक की बात है। ऐसे ही दोस्तों, गोद लेने की व्यवस्था है, तो गोद लेने की व्यवस्था में भी अलग अलग धर्म में अलग अलग बात करी गई है, ठीक है, कि गोद कैसे ले सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि आपको गोद लेना है तो आपको, जिस बच्चे को आप गोद ले रहे हैं उससे 21 साल ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी आप 25 साल की या 21 साल की लड़की को गोद ले लें, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो ये नियम है दोस्तों अलग अलग, ये समान अलग अलग धर्म में, अलग अलग जाति में अलग अलग हैं, तो इनको समान करना। और तीसरे नंबर पे है वसीयत का बात। दोस्तों, वसीयत का आप समझते हैं, वसीयत प्रॉपर्टी की जो वसीयत होती है। दोस्तों, मोमडन्स में क्या है पता है? मोमडन्स में है, मान लो आपके दादाजी यानी कि आपके ग्रैंडफादर हैं और एक आपके पापा हैं। अगर आपके पापा मर जाते हैं दोस्तों, आपके पापा मर जाते हैं, तो आपका अपने दादा की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं रहता, कोई अधिकार नहीं रहता। आप उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, राज्य की इच्छा, मतलब उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको उसका हिस्सा देगा कि नहीं देगा। और यही दोस्तों हिंदुओं में क्या होता है, हिंदुओं में अगर आपके दादा हैं, आपके पापा हैं, और आप जो आप हो, मतलब आपकी जो पापा है, आप अभी तक जन्म नहीं हुआ है आपका, आप अपनी माँ के पेट में हो बस, और आपके पापा एक्सीडेंट या किसी तरह से मर जाते हैं, तो दोस्तों पेट में जो बंदा है ना, वो भी अपने दादा की संपत्ति में अधिकार ही रखता है।
तो ये अलग नियम हो गया दोस्तों, ये तो अलग तरीके, समान तो है नहीं, अलग अलग तरीके, ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग नियम है, तो इनको समान करना पड़ेगा। ये समान नागरिक संहिता है, तो आशा करता हूं समान नागरिक संहिता, हाँ वास्तव में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकारों को और हमारे जो अब बाकी के लोग हैं जो सिस्टम को चलाने वाले राज्य हैं उनको देखना चाहिए। अगर आप एक साथ किसी को खत्म करेंगे, शरीयत को खत्म करेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म करेंगे, तो बड़ा हार्मफुल हो सकता है। धीरे धीरे लोगों को, धीरे धीरे चीज़ों को लोगों के सामने लाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। जैसे देखो 3 तलाक अभी खत्म हुआ, लोग जागरूक हुए, लोगों के अंदर हिम्मत आई, चाहे वो किसी भी तरह से कैसे भी प्लेटफॉर्म से पहुंची हो। उसके बाद ऐसे ही लोगों को आप थोड़ा सक्षम कीजिए, तो धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। आप एकदम खत्म करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये बात करी समान नागरिक संहिता की। अब हम बात करते हैं 45 आर्टिकल 45 क्या कहता है। आर्टिकल 45 कहता है कि जो इसमें 2 कैटेगरी है। पहले की बात बताता हूं, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार इसमें दिया गया है कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो और उसके बाद निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार किया गया है, कहा था किस टाइम पे, जब संविधान बन रहा था, जब संविधान लागू हो गया था, कहा था निःशुल्क देने का अधिकार है। लेकिन क्या उस टाइम था, क्योंकि भाई ऐसे सबको इतने स्कूल नहीं थे, इतने मास्टर नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, कैसे दे पाते। तो इसको कहाँ रखना उचित था दोस्तों, इसको रखना उचित था डीपीएसटी में, इसको रखना उचित था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा, और देखो आने वाली टाइम पे जैसे ही हम लोग 2002 में पहुंचे, 86वां संविधान संशोधन किया, 86वें संविधान संशोधन करने के बाद इसको कहाँ पहुंचा दिया गया, हमारे मौलिक जो अधिकार है वहां पहुंचा दिया गया, और संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया 21 का। ठीक है, और उसी में क्या दोस्तों कहा गया था, उसमें कहा गया था कि राज्य का दायित्व है कि 0 से 6 साल तक के बच्चों का, क्या 0 से 6 साल तक के बच्चों का, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। कब कब उन्हें टीका रखना लगना है, कब कब उनको डोज लगनी है, कब कब उनको जीने के लिए 6 साल तक के जीने के लिए पोषाहार कब कब देना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कब तक देनी है, उनकी माँ का ध्यान कब तक रखना है, दूध अगर उसकी माँ दूध नहीं देती है तो उसके लिए अल्टरनेट दूध देना है। अगर कोई गरीब बंदा है, अगर वो अपनी जो उसकी जैसे प्रसूति सहायता को जोड़ दीजिए ना इससे। प्रसूति सहायता के टाइम पे भी आपने देखा होगा, आप अपने आसपास में रहते हैं, आपको देखा होगा सामुदायिक केंद्र होते हैं, वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, सपोर्टिव जो महिलाएं होती हैं, जिनको हम आशा बोलते हैं दोस्तों, उनका क्या काम होता है, वो ले जाती हैं बच्चे को टीका लगवाती हैं, उनका दायित्व होता है। हालांकि ये ठीक है, लेकिन कई कई जगह पे ऐसे देखा जाता है पैसे मांगती हैं दोस्तों, पैसे लगा के करना ठीक नहीं है, लेकिन आप अपनी स्वेच्छा से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए देकर अगर लगता है टीका तो लगवा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो कहे कि पैसे नहीं दोगे तो नहीं लगाओगे, तो ये गलत है। तो क्या कहा गया है, 0 से 6 साल तक के बच्चों को थोड़ी शिक्षा भी दी जाएगी, जैसे आंगनबाड़ी होती है, आपने देखा होगा। 0 से 6 साल उसको उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, उसको स्वास्थ्य के साथ साथ उसके खाने पीने का भी ध्यान रखने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। और उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया जैसे ही वो 6 साल का होगा, 6 से 14 साल तक का, ये हमारे मौलिक अधिकारों में पहुंच चुका है, वहां राज्य का दायित्व है कि हर बच्चा पढ़े। ठीक है, वो घर आके नहीं पढ़ाएंगे, आपको भेजना पड़ेगा, पैसे नहीं लेंगे गवर्नमेंट वाले आपसे। हर एक स्कूल खोले रखे हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं आप देखते हैं, कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है और कितने कैपेबल लोग उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन अब बच्चे जाते ही नहीं है, पहुंचते ही नहीं है। एक मानसिकता है, उसके लिए अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। तो ये था आपका 45वां अनुच्छेद। तो 45 अनुच्छेद में क्या कहा गया, 0 से 14 या 0 से 6 और 6 से 14 साल तक के बच्चों की का ध्यान और रख रखाव की बात करी गई है। उसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 46, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि SC ST के लिए विशेष प्रावधानों की बात करी गई है। मैं शॉर्ट में बात करूंगा कि SC ST के लिए विशेष प्रावधानों की बात करी गई है। इस प्रावधान में कहीं भी आरक्षण की बात नहीं कही गई है, इसमें अलग अलग राज्य की बात करी गई है। राज्य, जैसे राज्य की बात करूं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या अलग अलग छोटे से कंपनी, जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले, अभी 2020 में हमारे यहाँ SC ST जो आरक्षण था लोकसभा में खत्म हो गया था, खत्म होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको बढ़ा दिया, वो बढ़ा के 2020 से कब तक पहुंचा दिया, 2030 तक इसको पहुंचा दिया। आपको पता है क्यों, क्योंकि वो चाहती हैं कि SC ST को विशेष प्रावधान मिले, और विशेष प्रावधान का मतलब होता है कि वो मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाएं, जो ऊपर के दबके हैं उनके साथ वो मिलके आ जाएं, इसलिए उन्होंने संविधान में। अब ऐसा क्यों करते हैं आपको पता ही है, बहुत हॉट टॉपिक रहता है। राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, केवल वोट बैंक के ऊपर काम करती हैं, इसको खत्म करना या सिस्टम का ये अलग डिबेट है। ठीक है, तो आपको 46 में क्या कहा गया, SC ST के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद 47 इंपॉर्टेंट है। 47 में देखो दोस्तों क्या कहा गया है, 47 अनुच्छेद कहता है कि राज्य का ये दायित्व है कि वो पोषाहार प्रोवाइड कराएगा, पोषाहार की व्यवस्था कराएगा, पोषाहार हर एक गांव के आदमी को, हर एक गरीब आदमी को जो उसके कैपेबल है उसको कराएगा। ये राज्य का दायित्व है। जिस राज्य के दायित्व के थ्रू, इसी 47 के थ्रू आपको देखा होगा, आपने गरीब आदमी को 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है।
₹2 किलो चावल, ₹1 किलो चावल, ₹2 किलो चीनी, ₹3 किलो, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। वहीं जो हमारे राज्य सरकार की जो स्कूल्स हैं उसमें मिड डे मील की व्यवस्था दोस्तों करी गई है। सवाल पूछा गया है भारत के संविधान में किस आर्टिकल में मिड डे मील की व्यवस्था को टच करता है या कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो 47 आर्टिकल है उसमें देखने को मिलता है कि मिड डे मील की बात करी गई है। और उसी अनुच्छेद में क्या कहा गया है दोस्तों, उसी अनुच्छेद में कहा गया है कि नशीली दवाएं नहीं बेची जाएंगी, नशीली दवाओं पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रतिबंध लगाया जाएगा जैसे कोरेक्स आपने सुना होगा, कोरेक्स पे लगभग अब प्रतिबंध लग गया कुछ चीज़ों के हिसाब से, उसने कुछ उसमें केमिकल चेंज किया है। पहले उसमें लगभग 70-80% तक अल्कोहल आता था, नशीला था। तो नशीली दवाओं के वितरण पे और बिक्री पे रोक लगाई जाएगी, लेकिन रोक लगाया जाना कंपलसरी नहीं है। वो किस पे डिपेंड करेगा, राज्य पे। और शराब जैसी मदिरा है, शराब को बंद किया जाएगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, राज्य के ऊपर। आपने देखा होगा बिहार का एग्जांपल, बंद है, उसकी इच्छा है। उत्तर प्रदेश में खुल के बिच रही है, दिल्ली में 350% टैक्स पे बिची है, अभी आपने देखा है 250 और 350 लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे बिकी है, क्योंकि राज्य सरकारों को उससे रेवेन्यू मिलता है, बहुत सारा टैक्स मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नशीली दवाओं पे प्रतिबंध या शराब पे प्रतिबंध भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, या पोषाहार या मिड डे मील की किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको बताना है 47। उसके बाद 48 दोस्तों आ जाता है। 48 में क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो बड़ी लंबी हो गई होगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो हो गई होगी, लेकिन आप इसको धैर्य बना के देखेंगे, 3 क्वेश्चन कहीं गलत नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं, 48 में कह रहा है कृषि और पशुपालन का जो व्यवस्था है, कृषि और पशुपालन की व्यवस्था जो है उसको बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हेल्प करेगी। राज्य सरकार का दायित्व होगा कि कृषि को बढ़ावा दे, पशुपालन को बढ़ावा दे। इसको बोलते हैं प्लेंट, जो पशुपालन होता है, पशुपालन को कैसे बढ़ावा दे दोस्तों, कैसे, जैसे देखो राज्य सरकार क्या करती है, आप लोग कृषि के लिए कोई सामान खरीदने जाइए, जिस पावर का इंजन ट्रैक्टर में लगा होता है ना दोस्तों, अगर वो गाड़ी में लगा हो ना तो बहुत महंगी हो जाएगी। लेकिन राज्य सरकारें क्या करती हैं, मशीनरी कोई भी हो जो कृषि में यूज होती है उस पर टैक्स कम कर देती है, और जो लोन है दोस्तों, आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा, नाबार्ड एक बैंक है, ठीक है। नाबार्ड एक बैंकों का समूह है जो ग्रामीण स्तर पर आपको लोन देता है, आपकी सहायता के लिए ध्यान रखता है, वो हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड वाले पार्ट में। तो आसान व्यवस्था पे किसानों को लोन देने की व्यवस्था, क्यों, जिससे क्या हो सके दोस्तों, कृषि को बढ़ावा हो सके। और कृषि में बढ़ावे की बात, जब कृषि की बात आती है, कृषि पालन की बात आती है, कृषि की बात आती है, तो आपको पता है कौन सी चीजें जो आर्थिक रूप से हमारे लिए उपयोगी हों, जैसे गेहूं, धान, गन्ना, इन सारी चीजें हमारे आर्थिक रूप से हमको बढ़ाएंगी। और दूसरी बात क्या कही गई है, पशुपालन को बढ़ाना। जैसे पशुपालन को बढ़ाने की बात करी जाती है तो लोग बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ मुंह कर देते हैं, क्या कि पशुपालन को बढ़ाने की बात करी गई है, वहां तो गाय को काट रहे हैं, तो इलीगल है। तो दोस्तों संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया है कि गाय को काटना प्रतिबंधित है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन संविधान में क्या कहा गया है, संविधान में कहा गया है कि आर्थिक रूप से हेल्प करने वाले जो भी दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु मतलब जो दूध देते हैं, उनकी हत्या नहीं करी जा सकती। उनकी हत्या करने पर बैंड है, किस पे, दुधारू सिस्टम पे। तो दोस्तों ये भी एक अलग विषय है, ये भी एक अलग डिस्कस करने का विषय हो जाता है, एक टॉपिक हो जाता है कि दुधारू पशु कौन हो सकते हैं। तो दुधारू पशु आप देखे होंगे, आपको मैं एक बार बात ही कर लेते हैं कि दुधारू पशु, मान लो कोई गाय कोई आदमी पालता है, आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में गाय सबसे ज्यादा कौन लोग पालते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कौन लोग पालते हैं दोस्तों, मैक्सिमम हिंदू लोग पालते हैं, मैक्सिमम। लेकिन यहां दूसरी बात करूं कि उनको काटता दोस्तों कौन है, तो जैसे ही हम काटने की बात करते हैं तो मुस्लिम लोग काटने की बात करते हैं। तो दोस्तों क्या ये छोटी सी बात नहीं है सोचने की कि क्या जो लोग पालते हैं और जो लोग काटते हैं, पालने से काटने तक उनके पास पहुंचती कैसे है, वो ये सोचने की बात है ना। वो क्यों पाल रहे हैं, मान लो कोई गरीब आदमी है, कोई गाय पाल रहा है, कोई भैंस पाल रहा है, कोई अलग प्रकार की चीज पाल रहा है, वो उससे अपना आर्थिक जीवन यापन कर रहा है। आर्थिक जीवन यापन यानी कि वो दूध बेचता है और अनाज लाता है और खाता है, दूध बेचता है, रोटियां सेकता है, गैस जलाता है, ये सब खाता है। जब उसके पास रोटी नहीं होती तो दोस्तों, जब वो गाय दूध नहीं देगी, भैंस दूध नहीं देगी, तो वो क्या करता है, वो मजबूरी में आके उसको बेच देता है किसी बीच के बिचौलिया को। और वो बिचौलिया क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे ही अगर हम दूसरे प्रोस्पेक्ट में देखें, जो कसाई लोग होते हैं, जो ये बूचड़ खाने होते हैं, उसके लोग जो काटने वाले होते हैं, वो भी तो दोस्तों क्या किस लिए काटते हैं, उनको भी अगर वो नहीं काटेंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। तो ये अलग डिबेट का विषय है। आपको मैं बता दूं एक छोटा सा, हम लोग फंस के मर जाते हैं इसमें,
हम लोग फंस के मर जाते हैं। और इसको बचाने के लिए राज्य सरकारों या केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार को करना चाहिए कि ऐसे सेंटर, ऐसे पालन खोले जाएं, ऐसे पशुपालन खोले जाएं, ऐसे गौ पालन खोले जाएं जिसमें कोई भी, अगर किसी भी प्रदेश का, किसी भी छोटे मोटे राज्य का, गांव का आदमी अगर गाय को दूध देने के बाद उसको नहीं पालने के लिए कैपेबल है तो उसके लिए गौशाला खोल दी जाए और वो उस गौशाला में लेके चला जाए। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों गौशालाओं की स्थिति क्या होती है। गौशालाओं में भी बड़ा सिस्टम होता है। हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों इसकी बात चली जाती है कि पशुपालन तो वो होता है, पशुपालन कौन करता है? क्या कोई शेर को पाल सकता है? नहीं पालेगा। पशुपालन कौन सा? जिससे आर्थिक रूप से फायदा हो सके। कृषि कौन सी? जिससे आर्थिक रूप से हम लोग आगे बढ़ सकें, उसको बेच के खा सकें, उसको अपने यूज में ले सकें। तो ये आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन को राज्य बढ़ावा देगा, ठीक है। और 48 का क्या क्या कहता है दोस्तों? 48 का क्या जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की एक रिपोर्ट थी। ऐसे तो बहुत सारा 42वें संविधान संशोधन में अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें जोड़ी गई, क्योंकि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है दोस्तों। इसमें इतने सारे संविधान के संशोधन किए गए कि अगर इसको अलग से देखा जाए तो 90-95 सब जो पेज हैं उसमें अलग से ही जोड़ दिए गए थे, ठीक है। तो इसमें मैं केवल एक प्रोस्पेक्ट्स में बात कर रहा हूं। जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे वहां पूरे 42 की बात करेंगे। यहां हम बात कर रहे हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात की अनुशंसा पर या इसकी रिपोर्ट पे कहा गया कि पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण करना कहां लिखा गया है? 48 क में लिखा गया है। कहां लिखा गया है दोस्तों? 48 क में लिखा गया है। अब पर्यावरण क्या होता है दोस्तों? कृषि क्या होती है? आपको बताया मैंने, आर्थिक रूप से जो हमें फायदा दे। और कृषि के अलावा जो भी वन्य सिस्टम होता है, जो भी पौधे, पेड़ पौधे या बाकी सिस्टम होता है, वो सब पर्यावरण में आ जाता है दोस्तों। वो किस में आ जाता है? पर्यावरण में। पर्यावरण में तो बहुत सारे पेड़ आते हैं, ऐसे बहुत सारी घासें आती हैं दोस्तों जो हमारे लिए नुकसानदायक है। हम तो यूज ही नहीं करते, हम तो उसको उपयोग नहीं करते। लेकिन वो क्या है? वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति को बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। राज्य को ऐसा नहीं है, मान लो गोखरू होता है, गोखरू के कांटे होते हैं दोस्तों, किसी काम में नहीं आता है। तो क्या कोई भी आदमी उसको काट के फेंक देगा? नहीं फेंक सकता। क्यों? क्योंकि वो भी एक हमारे जो पर्यावरण है उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए काम आता है। ऐसे ही दोस्तों वन्य जीव की बात करते हैं तो गाय भैंस को, बकरी को तो कोई भी पाल लेता है, ऊंट को कोई भी पाल लेता है। क्या कोई शेर को पालेगा? क्या कोई हाथी को पालेगा? क्या कोई भेड़िए को पालेगा? लेकिन आपने देखा होगा, आप लोग पढ़ेंगे, जो अब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे, पर्यावरण में आप देखेंगे कि जो ये छोटे छोटे पशु हैं, यानी कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखलाओं में इन सब लोगों का भी जरूरी होती है पर्यावरण को बचाए रखने के लिए। यानी कि वन्य जीव की भी बहुत जरूरत पड़ती है। वन्य जीव अभ्यारण्य खोले जाते हैं या नेशनल पार्क खोले जाते हैं अलग अलग। क्यों? क्योंकि राज्य का दायित्व है कि वो क्या कर सकेगा, वो ऐसा माहौल तैयार कर सके कि जो वन्य जीव पशु हैं, छोटे छोटे कौन से पशु, इनको छोड़ के आर्थिक रूप से जो हेल्प करने वाले पशु हैं, उनके बाद कितने करोड़ों पशु होते हैं, छोटे छोटे पक्षी, पशु, उनको किस में रखा जाता है दोस्तों? वन्य जीव में रखा जाता है, आर्टिकल 48 का ए। उसके बाद दोस्तों बात आती है 49 पे। तो 49 क्या कहता है? 49 कहता है कि आपको संरक्षण करना है, राज्य का ये दायित्व है। क्या दायित्व है? कि राष्ट्रीय महत्व की जो भी इमारतें हैं, राष्ट्रीय हमारा जो धरोहर हैं, या राष्ट्रीय महत्व की जो पुरातात्विक स्थल हैं, उनका संरक्षण करना राष्ट्र का क्या होगा? एक दायित्व होगा कि राष्ट्र उसको दायित्व करे, मतलब उसकी संरक्षण करेगा। लेकिन फिर मैं बात करता हूं जरूरी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों पुरातत्व को ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का विभाग का ही गठन किया जाता है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय धरोहर को, उनके पुरातात्विक सिस्टमों को कैसे ये संरक्षित करते हैं, कैसे उनको बनाए रखने के लिए बहुत बहुत पुरानी, आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, आपने वैदिक सभ्यता आपने उससे पहले प्राचीन भारत में पढ़ा होगा। अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग स्थान को, अलग अलग मूर्तियों को, अलग अलग सिक्कों को हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर की चीज़ों में माना जाता है। संविधान में जो DPSP है, राज्य का दायित्व है कि उनको बनाए रखेंगे, लगातार बनाए रखेंगे। तो ये है जो राष्ट्रीय धरोहर की बात करी जाती है, ठीक है। ये 49 में करी जाती है। 49 में कहता है राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें हैं उसको आप रखेंगे। और यहीं से कुछ चीजें आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल हो गई हैं, मतलब यूनेस्को में शामिल हो गई हैं, या किसी दूसरी संस्था में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान मिला है। आपने अलग अलग तरीके से सुना होगा। तो ये राष्ट्रीय धरोहर की जो भी चीजें हैं, राज्य का ये दायित्व है कि उनका संरक्षण करेगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ क्या होता है, आप दक्षिण में जाएंगे, भारत के दक्षिण में मंदिर देखेंगे, आप देखेंगे इतनी अद्भुत कला है वहाँ पे। और उसके बाद मंदिर के बाद आप देखेंगे जामा मस्जिद जो भारत में है, अलग अलग तरीके से उसकी कलाकारी है। उसके अलावा देखेंगे बहुत सारे टम्प, यानी कि अलग अलग तरीके के। लेकिन सरकार का क्या काम है, राज्य का क्या काम है, उनका संरक्षण करा जाता है। उनके संरक्षण के लिए आपको पता है CISF लगा दी जाती है। CISF उसको देख रेख करती है, उसको मेंटेनेंस के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से चीजें खोल देता है। तो ये सारा सिस्टम खत्म हुआ। अब आता है दोस्तों आर्टिकल 50 या अनुच्छेद 50, अंतिम
अंतिम 2 आर्टिकल बचे हैं, उसका खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोनों, अदर बात पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आर्टिकल 50 क्या कहता है? 50 का मतलब होता है 50-50। आपको याद रखने का तरीका है 50 का मतलब 50-50। 50-50 का मतलब कि आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। इसके लिए देखो, आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का अंतर ही नहीं पता होता, यही नहीं पता होता कि उनको क्या किसको कहते हैं। तो दोस्तों मैं एक छोटे से बात में बताता हूं। एक होती है विधायिका, विधायिका जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर्स, बोलते हैं विधायिका। विधायिका का मतलब विधायिका में कौन बैठते हैं? नेता लोग बैठते हैं। नेता लोग क्या करते हैं दोस्तों? नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। कानून कैसे बनेगा, कौन सा संशोधन होगा, इनका किसका काम है? ये विधायिका का काम है। विधान बनाना विधायिका का काम है। अब विधान तो बना दिया, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको पालन कराना है, उसको पब्लिक तक पहुंचाना है दोस्तों। तो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ती है कार्यपालिका की। कार्यपालिका में जितने कम कर्मचारी आते हैं वो सब कार्यपालिका में आ जाते हैं। बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा मतलब व्यापक अर्थ है उसका कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका का क्या काम है? जो भी विधान पालिका ने या विधायिका ने जो भी नियम बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना कार्यपालिका का काम है। जैसे मान लो सपोज दैट एक कानून बनाया, विधानसभा ने कोई, विधानसभा से लोकसभा से कोई कानून बन के आता है, विधायिका से कोई कानून बन के आता है, और मैंने उस कानून का उल्लंघन कर लिया, तो मैंने उस कानून का उल्लंघन किया, तो कार्यपालिका क्या करेगी? मुझको पकड़ लेगी। पहले क्या होता था दोस्तों? पहले होता था कि जैसी कार्यपालिका पकड़ती थी वही उसको दंड भी दे देती थी, वही उसको दंड भी दे देती थी, और वो 10 लाख 5 लाख ऐसे लाख वैसे लाख करके उसमें डिबेट हो जाता था। तो संविधान सभा में जब ये डिबेट चल रही थी तो आर्टिकल 50 के थ्रू जोड़ा गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। कार्यपालिका का सिर्फ काम इतना होगा कि जो भी काम उसको मिला है उसको एग्जीक्यूट कराना, अगर कोई दंड करता है या कोई कानून का पालन नहीं करता तो उसको पकड़ना और उसको कहां पहुंचाना? न्यायपालिका में पहुंचाना, और न्यायपालिका उसको अपने हिसाब से जो भी उसको दंड दिया जाएगा वहां दिया जाएगा। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, 10 से 20 बार पूछा गया है, वो है आर्टिकल 50 में। अब और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है दोस्तों, अनुच्छेद 51। ये तो समझ लो यूपीपीसीएस का और बीपीएससी का स्पेशल फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि ऐसे पूछता है अंतरराष्ट्रीय संबंध किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपको दोस्तों 51 में रखना है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बेचारे थोड़ा कम पढ़ के जाते हैं, थोड़ा दिमाग से नहीं पढ़ के जाते, इसको पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ लेते हैं। सोचते हैं राष्ट्रपति की ताकत है, सोचते हैं प्रधानमंत्री की ताकत है, सोचते हैं अलग अलग तरीके से और लगा देते हैं उनके 72, 74, 75, क्योंकि अलग अलग ताकतें, अलग अलग जो पावर्स हैं वो अलग अलग दी गई हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सिस्टम है, जो डिटेल है, वो दे रखी है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है, कैसे इसको दिया गया है कि हम जो भी संधि करेंगे, राज्य कोई भी संधि करेगा, वो संधि कैसे माननी है कैसे नहीं माननी है, वो आर्टिकल 21 में वो राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसी कोई संधि नहीं है कि गुजरात एक, मतलब मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर एक इलाका उस संधि को मान ले और नीचे वाला के साथ वो नुकसानदायक हो जाए, तो ऐसी कोई संधि मानने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती। और संधि के बाद क्या कहा गया है कि शांति बनाए रखना, विश्व शांति के रूप में हमारा भारत को उभारना चाहते थे वो लोग, और इसी के थ्रू आपने देखा होगा पंचशील सिद्धांत, चाइना के साथ जो हमारे उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इसी आर्टिकल के थ्रू हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गए, और इसी आर्टिकल के थ्रू, इसी एक अकेले आर्टिकल के थ्रू दोस्तों ये वहाँ पहुँचा, कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर का मामला यूएनओ में पहुँचा, और आज तक आपने देखा है क्या है, उस सिस्टम पर बात करेंगे। और इसी आर्टिकल के थ्रू कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम किसी विदेशी आदमी का रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और हम विश्व शांति के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम यूएनओ में कैसे काम करेंगे, हमने अलग अलग जाके हमारी यूएनओ की जो यूएनओ जो हमें दायित्व देता है, हमारी जो सेनाएं हैं, भारतीय सेनाएं हैं, वो अलग अलग स्टेट में जाके शांति व्यवस्था बनाने के लिए, आपने सुना होगा, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अलग अलग देश हो, गल्फ कंट्री हो या छोटे मोटे आसपास के पड़ोसी देश हो, वहाँ हमारी सेनाओं ने जाके कैसे शांति व्यवस्था करी है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आगे बढ़ाया है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का एक अलग से परचम लहराया है, वो आर्टिकल 51 में है। हमारे उस सिस्टम में कहा गया है कि हम संधियों को बड़े हिसाब से, जिस भी संधि को हम मानेंगे उसका हम उल्लंघन नहीं करेंगे। दूसरा कहा गया है कि हम शांति बना के रखेंगे। तीसरा कहा गया है हम विदेशी जो भी देश होगा, हमारे पड़ोसी हो या विदेशी हो, हम उसका रेस्पेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा एक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ भी चले जाते हैं उसके बेटी की शादी में। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम संधि को मान के रखते हैं, हम मानवता को मान के रखते हैं। तो दोस्तों ये पूरा सिस्टम था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसको एक लेक्चर में बनाने का मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद इससे सिर्फ एक क्वेश्चन रह जाता है कि संविधान में जो दे रखा है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है, अभी इसको बताया जाएगा। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि 36 से 51 तक जो लेक्चर में जो आर्टिकल्स हैं वो दिए गए हैं, लेकिन इसमें
बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस में स्पेशली पूछा जाता है, यूपीएससी में स्पेशली मेंस में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से अनुच्छेद उदारवादी हैं, कौन कौन से अनुच्छेद गांधीवादी हैं, कौन कौन से अनुच्छेद समाजवादी हैं। 3 टाइप के अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ग्राम पंचायत की बात करेंगे, आपको लगेगा कि कौन कहता था ग्राम पंचायत के लिए, गांधी जी कहते थे तो गांधीवादी है। शराब बंद करने के लिए गांधीवादी कहते थे। तो ये अलग अलग प्रकार के हम लोग एक 10-5 मिनट का जो अगला वीडियो आएगा इसका, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें हम सेग्रीगेट करेंगे, इन्हीं आर्टिकल्स को सेग्रीगेट करेंगे, कौन सा समाज के लिए समाजवादी है, कौन सा गांधी के लिए गांधीवादी है, कौन सा उदार के लिए उदारवादी है। इन्हीं सब के साथ हम छोटा सा एक वीडियो लेके आएंगे और ये पूरा सिनेरियो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो खत्म हो जाते हैं 51 तक हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूं आपको सबको अच्छा लगा होगा। हालांकि इतनी बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं है, लेकिन इस वीडियो को अगर देख लोगे तो आपके पीटी के साथ साथ मेंस के क्वेश्चंस को लिखने की भी जो छोटी मोटी आपकी चीज़ें हैं वो बन जाएंगी। और आप लोग फिर उसके बाद कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे या एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में वो समझ में आ जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ ये पूरा जो विवरण है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो अच्छा लगेगा। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे ये जो नीति निर्देशक तत्व का छोटा पार्ट है, प्लस हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान में संशोधन करके पार्ट 4 कै जोड़ा गया था 4A में, हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे 5वां पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।